राधे राधे। नेक्स्ट एपिसोड 297, रोमांस इन द एयर। पीहू सम्राट के साथ डिनर टेबल के नीचे फ्लर्ट कर रही थी। सम्राट से जब उसकी हरकतें बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने दूसरे हाथ से कसकर के पीहू का हाथ पकड़ लिया और उसे दबाते हुए धीरे से कहा, यू हैव टू पे फॉर इट। पीहू ने धीरे से कहा, ओह रियली, आई एम ऑलवेज रेडी टू पे, यू आर द वन हु इग्नोरिंग मी। सम्राट ने कहा, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। इस बीच सम्राट पीहू के हाथ को अपने हाथ से जकड़कर मरोड़ रहा था। तभी शिवा ने अपना गला साफ करते हुए कहा, मुझे लगता है टेबल पर अब से कवर चढ़ाना होगा, ये कुछ ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट है। सब कंफ्यूज होकर शिवा की तरफ देखने लगे, लेकिन सम्राट समझ गया ये उसके लिए है। उसने झट से पीहू का हाथ छोड़ दिया और टेबल को देखने लगा। टेबल पूरी तरह से कांच का था, जिसके ऊपर से सब उनके पैर के नीचे का घास भी दिखाई दे रहा था। टेबल पर सिर्फ सबसे प्लेट के नीचे छोटा छोटा डिज़ाइनर मैट्स लगे हुए थे। सम्राट और पीहू ने एक दूसरे को देखा। ये रियलाइज़ करने के शिवा ने उनकी सारी हरकतें देखी हैं। दोनों का चेहरा शर्म से लाल हो गया। पीहू जल्दी से खड़ी हुई और बोली, मेरा हो गया, मैं चलती हूँ। वो सीधा हवेली के अंदर भाग गई। सम्राट ने अपने मन में कहा, सारा कांड इसका, और आखिर में फंसा कौन? मैं, मतलब हद है यार। नीलिमा ने कहा, आपके कहने का मतलब क्या है? टेबल ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सम्राट ने जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म किया और कुर्सी से खड़ा होते हुए बोला, मेरा भी हो गया। वो जाने लगा तो शिवा उसे रोकते हुए बोला, एक मिनट सम्राट, मुझे कुछ बात करनी है। सम्राट ने शिवा को देखा और अपने मन से कहा, मर गए यार, अब डैड पक्का मुझे लेक्चर देने वाले हैं। उसने जल्दी से अपने चेहरे के भाव बदले और कहा, यस डैड, आपको मुझसे क्या बात करनी है? शिवा उसे देखते हुए बोला, हाँ, सबका डिनर होने के बाद बताता हूँ। सम्राट ने कहा, ओके डैड, मैं वेट करता हूँ। सम्राट ने कहा और अपने मन में सोचा, क्या डैड सबके सामने मुझे लेक्चर देने वाले हैं? सम्राट फिर से बैठ गया। इधर शौर्य नालंदा के प्लेट में कुछ हेल्दी फूड रखते हुए उसे अपने चम्मच से खाना खिला रहा था। अचानक से नालंदा खाना खाते खाते रुक गई। नालंदा ने उस तरफ देखा जहाँ से उसे किसी की नज़रें महसूस हो रही थीं। उसकी नज़रें सीधा अंश की नज़रों से जा मिली। वो हड़बड़ा गई। इस वजह से उसके हाथ से खाने का चम्मच छूटकर ज़मीन पर गिर गया। सबका ध्यान उस आवाज़ से अपनी तरफ खींच लिया। नालंदा पैनिक करने लगी। क्या अंश ने उसे पहचान लिया? उसने अपने कान के पीछे टक किए बालों को खोला और नीचे देखने लगी, जिससे उसका आधा चेहरा ढक लिया। शौर्य ने उसे ऐसे देखा तो उसका हाथ पकड़ लिया। शिवा ने थोड़ा ऊंचा आवाज़ में पूछा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? शौर्य ने कहा, हाँ अंकल, सब ठीक है, ये बस चम्मच हाथ से छूट गया। ओके ओके, शिवा ने कहा और सब फिर से खाने लगे। नालंदा ने अंश की नज़रें अपने ऊपर महसूस होने से बहुत घबराहट हो रही थी। शौर्य ने उसके घबराहट को समझा और उसे शांत करते हुए कहा, रिलैक्स नंदू, सब ठीक है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? नालंदा ने अपना सर हाँ में हिलाया। शौर्य ने अपने प्लेट का खाना नालंदा के आगे कर दिया, लेकिन नालंदा ने नहीं में सर हिलाया। अब उससे खाना तो क्या, पानी भी नहीं पिया जा रहा था। वो आते ही सबसे मिल चुकी थी। शिवा और नीलिमा को नालंदा ने कोई परेशानी नहीं थी। मिलना रह गया था तो सिर्फ अंश से, क्योंकि वे लोग जब आए थे तब अंश हवेली के अंदर था और जब बाहर आए तो सब खाने के लिए बैठे थे। इधर अंश भी नालंदा को आंखें छोटी करके घूरते हुए अपने प्लेट में खाने से अपना चम्मच घुमा रहा था। ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? क्या मैं इससे पहले भी मिला हूँ? स्ट्रेंज। सोना ने उसे ऐसे करते देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अंश, आप ये क्या कर रहे हैं? सारा खाना गिरा दिया आपने।
ध्यान कहाँ है आपका? अंश ने कहा और अपने प्लेट को देखने लगा, जहाँ से सारा खाना अब प्लेट से बाहर आ चुका था। ओह, आई थिंक मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, अंश ने कहा। सोना ने अपना मुंह बनाकर देखा, तो फिर इसे आप हमें दे दिए। ऐसा खाना वेस्ट करने से क्या ज़रूरत थी? सोना ने कहा तो अंश ने उसे अजीब तरह से देखा और उठकर चला गया। इन्हें क्या हुआ? इधर दीप की नज़रें भी शिवी के ऊपर ही थी। शिवी सबके साथ तो बैठी थी, लेकिन उसका मन खाने में नहीं लग रहा था। वह यही हाल दीप का भी था। दीप यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन शिवा उसे कोई ज़रूरी बात करने को कहकर बुला लिया था। कुछ देर बाद सबने खाना खा लिया। लेडीज हवेली के अंदर चले गए और शिवा, शौर्य, दीप और सम्राट और कबीर बैकयार्ड में बैठे हुए अंश को छोड़कर, क्योंकि वो उठकर कहीं चला गया था। शिवा ने दीप को देखा और उससे कहा, दीप, मुझे तुमसे सम्राट और पीहू के बारे में बात करनी है। मैं सोच रहा था इन दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली है, तो अगर तुम कहो तो हम इन दोनों की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ करवाना चाहेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? दीप ने सम्राट को देखा। सम्राट उसे ही देख रहा था। इस बार तो दीप के साथ कोई मजाक के मूड में नहीं था, क्योंकि दीप शिवी के वजह से पहले ही परेशान था। दीप ने मायूस होते हुए कहा, जैसा आप चाहें डैड। आप पीहू और आप सब ने फैसला कर ही लिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसने अपना सिर झुकाया और धीरे से कहा, जैसे मेरे कुछ कहने से आप इन्हें अलग कर देंगे। ठीक है, फिर कल सुबह महापंडित जी के पास जाकर एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाता हूँ। सम्राट ने अपने डैड को देखा। तभी शौर्य ने कहा, अंकल, अब यहाँ शादी की बात चल रही है, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल मैंने और नालंदा ने सोचा कि हम अगले 5 दिन बाद कोर्ट मैरिज कर लें। मैं ये चाहता था कि अगर आप सब कोर्ट में नालंदा की तरफ से हों तो मैं उसे अच्छा लगेगा। आप तो जानते ही हैं, उसकी फैमिली अब नहीं रही। ये सुनकर शिवा और सम्राट सीरियस हो गए। सम्राट जानता था उसने अंश से बदला लेने के चलते नालंदा की ज़िंदगी लगभग ख़राब ही कर दी थी। शिवा ने कहा, हाँ शौर्य, हमने कहने वाली बात क्या है? आपके पिता और मैं कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इस नाते तो मेरी बेटी जैसी है। मैं और तुम्हारी आंटी शादी में ज़रूर शामिल होंगे। शौर्य मुस्कुराया, थैंक्स अंकल। शादी किसकी शादी? क्या यहाँ मेरी शादी की बात चल रही है? सबने इस आवाज़ की तरफ देखा। रिहान, तुम कब आए? शिवा ने पूछा। रिहान ने कहा, बस अभी पहुँचा हूँ डैड। वैसे अंश भाई कहाँ हैं? वो मुझे बिना बताए आ गए। मुझे उन्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। शौर्य ने कहा, इम्पोर्टेंट बात? फिर से कोई लड़की पसंद आ गई क्या? शौर्य ने कहा तो सब हंसने लगे। रिहान शर्मा गया। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया और शर्माते हुए कहा, हाँ, मुझे कोई पसंद तो आई है, पर यह बात उसके बारे में नहीं है। एक्चुअली मुझे उन्हें बताना था कि मैं जिस काम से लिए देहरादून गया था वो पूरा हो गया है। मिस्टर विहान देव हमारे साथ काम करना चाहते हैं। मुझे उनका प्रपोज़ल बहुत पसंद आया। बस एक बार अंश भाई कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दें, फिर आपका छोटा बेटा भी आपके बड़े बेटे जैसे बिजनेस वर्ल्ड में राज करेगा। मिस्टर विहान अगले महीने कंपनी आना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। ओह नाइस, तुम जो चाहते हो महादेव उसे ज़रूर पूरा करेंगे, शिवा ने कहा। वे लोग इसी तरह इधर उधर की बातें करने लगे। उधर शिवी के कमरे में सोना, नीलिमा, पीहू, मीरा, नालंदा और शिवी बैठे थे। आयांश बेड पर सो रहा था और सारांश भी मीरा की गोदी में सो रहा था। सोना नालंदा को देख कर रही थी और एकदम शांत सी बैठी थी। बाकी सब बातें करने में लगे हुए थे। वे लोग बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। सोना ने नालंदा को खोए हुए देखा तो कहा, नालंदा, तुम क्या सोच रही हो? तुम बहुत परेशान लग रही हो। सोना ने ऐसे पूछने से नालंदा को होश आया। उसने सोना को देखा और कहा, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ भाभी।
उसने कहा और अपनी नज़रें नीचे कर ली। नालंदा को नहीं पता था कि सोना उसके बारे में जानती है या नहीं, पर उसने जो किया था उसके बाद भी इस परिवार ने उसे खुले दिल से अपना लिया था, जिसकी वजह से नालंदा के अंदर कुछ टूट रहा था। सोना ने उसके हाथ में हाथ रखा और कहा, तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारे बेबी पर इसका बुरा असर पड़ेगा। नालंदा ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ ही देर में नालंदा ने अपनी सारी झिझक भुला दी और सोना से पहले जैसे बात करने लगी। सोना ने कहा, वैसे कितना वक्त रह गया है इस नन्हे शैतान को बाहर आने में? नालंदा ने कहा, बस 2 महीने भाभी, अभी 7th मंथ चल रहा है। सोना ने खुश होते हुए कहा, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। महादेव शौर्य और तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर दें। थैंक्स भाभी, नालंदा ने कहा। सोना ने कहा, तुम्हें पता है, दुनिया की बेस्ट फीलिंग होती है जब हम अपने बच्चे को अपने अंदर महसूस करते हैं। उनका हलचल, उनकी धड़कनें हमें अपने अंदर महसूस होती हैं, और जब हम उनसे बात करते हैं तो वे हमें रिस्पॉन्स देते हैं। बहुत सुकून मिलता है उन्हें महसूस करके। सोना ने कहा तो बस सब उसे देखने लगे। जब से वो देहरादून से वापस आई थी तब से वो बहुत खुश थी। उसके चेहरे पे एक अलग सा ग्लो था। आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? नीलिमा ने कहा। तुम हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहना सोना। महादेव दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हें आंचल में डाल दे। सोना ने अपने पेट को हाथ रखा और कहा, महादेव ने पहले ही हमें दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी मॉम। आप सब हमारे पास हैं, अंश हमारे साथ हैं। महादेव ने हमें पहले ही हमें 2 कीमती तोहफे दिए हैं, अब 2 और आने वाले हैं, और हमें क्या चाहिए मॉम? पीहू ने खुश होते हुए कहा, वाओ भाभी, मुझे भी ट्विंस बेबी चाहिए, बिल्कुल आपकी तरह। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। पीहू ने उन्हें अपने ऊपर हंसते पाया तो वो झेंप गई। सब हंस रहे थे पर मीरा सोना को लिए परेशान हो गई। उसने सोना को देखा और कहा, और तुम्हारे सपने का क्या सोना? तुम हमेशा से एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती थी ना? वो तो अधूरा ही रह गया। सोना ने कहा, अधूरा? नहीं तो, हम इतने वक्त तक अकेले थे। हमारे सपने को लेकर बहुत कुछ सोचा है। आपको पता है, देहरादून में अंश की जो डॉक्टर थी वो बहुत कम उम्र की है। पहले हम भी उनकी तरह एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनना चाहते थे, पर हालात ऐसे हो गए कि हमारा सपना अधूरा रह गया। पर अब हम सोच रहे हैं, इन दोनों के आ जाने के बाद हम फिर से अपने सपनों को जिएंगे। कुछ देर बातें करने के बाद एक नौकर उन्हें बताने आया कि कबीर और शौर्य मीरा और नालंदा का घर जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। नीलिमा और सोना मीरा और नालंदा को छोड़ने बाहर आ गए। पीहू शिवी के साथ कमरे में आकर रुक गई। सोना और नालंदा बातें करते जा रहे थे कि नालंदा किसी से टकरा गई। वो गिरने को ही थी कि उसे किसी के मजबूत बाहों ने थाम लिया। नालंदा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने जब अपनी आंखें खोली तो सामने खड़े शख्स का चेहरा देखकर उसकी घबराहट बढ़ गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और सीधे खड़ी हो गई। आई एम सॉरी, उसने कहा और अपना सर झुका लिया। सोना उसके पास आई और बोली, नालंदा तुम ठीक हो? नालंदा ने हाँ में सर हिलाया। सोना सामने खड़े शख्स को डांटते हुए बोली, आप देखकर नहीं चल सकते? अगर अभी नालंदा गिर जाती तो आपको पता है क्या हो जाता? नालंदा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, इट्स ओके भाभी, मैं ठीक हूँ। तभी शौर्य भी उसके पास आ गया। उसने जब अंश को नालंदा को घूरते हुए देखा तो नालंदा के से आकर खड़ा हो गया। नालंदा जिसके टकराई थी वो कोई और नहीं बल्कि अंश ही था, और अब वो सोना और नालंदा को घूर रहा था। शौर्य ने कहा, क्या हुआ अंश? तू इसे ऐसे क्यों घूर रहा है? शायद तूने इसे पहचाना नहीं। ये मेरी गर्लफ्रेंड है नालंदा, मैंने बताया था ना तुझे, और आज मैं इसे तुमसे ही मिलाने लेकर आया हूँ। पर तू
खाना खाने के बाद से गायब था। उसने नालंदा का हाथ पकड़ा और उसे आगे कर दिया। नालंदा अंश को देखने लगी। अंश ने उसे आखिरी बार देखा और ऊपर चला गया। शौर्य ने गहरी सांस ली। सोना ने अंश को जाते हुए देखा। नालंदा, शौर्य, कबीर और मीरा के जाने के बाद सब अपने कमरे में आ गए। इधर पीहू शिवी के सामने के बाद चुपके से बेड के ऊपर कर पैर ऊपर कर दबे पांव कमरे से बाहर चली गई। इधर पीहू शिवी के सोने के बाद चुपके से बेड से उठकर दबे पांव कमरे से बाहर चली गई। वो धीरे धीरे चलते हुए सम्राट के कमरे के बाहर आकर रुकी। उसने देखा दरवाज़ा हल्का सा खुला है और कमरे में अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? लगता है वो सो गए। उसने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला और दबे पांव ही अंदर आ गई। उसने उसी तरफ दरवाज़ा बंद कर दिया और दीवार पर लाइट स्विच ढूंढने लगी। तभी अंधेरे में किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया, जिससे उसके मुंह से चीख निकल गई। आह! तभी किसी ने उसके मुंह पर भी हाथ रखकर उसे चुप करा दिया और उसके कान को फुसफुसाते हुए कहा, चुप हो जाओ पागल लड़की, मैं हूँ तुम्हारा पति। सम्राट ने कहा और कमरे की लाइट ऑन की। पीहू ने अपने सामने सम्राट को देखा और गहरी सांस लेने लगी। सम्राट का हाथ अभी भी पीहू के मुंह पर था। पीहू ने इसे घूर कर देखा और उसके हाथ पर काट लिया। सम्राट उसके ऐसे करने से पीछे हट गया। तुम पागल हो क्या? सम्राट ने अपना हाथ देखते हुए कहा, जहाँ पर पीहू ने दांतों के निशान गाड़ दिए थे। पीहू ने अपने हाथों को कमर पर रखा और सम्राट को घूरते हुए बोली, आपने मुझे डरा दिया, ऐसे कौन करता है? सम्राट ने कहा, मैं जानता था तुम यहाँ जरूर आओगी, इसलिए तुम्हें डराना चाहता था, पर तुम तो जंगली बिल्ली मुझे तो काट लिया। पीहू ने कहा, हाँ तो किसने कहा था मुझे डराने के लिए? आपको पता है मुझे मिनी हार्ट अटैक आते आते बचा, उसने कहा और अपने सीने से हाथ रख लिया। गहरी सांस भरने लगी। सम्राट ने उसे मुंह बनाकर देखा। पीहू जब शांत हुई तो उसने कमरे को ध्यान से देखा। वो पहली बार सम्राट के कमरे में आई। वो अपना मुंह खोले कमरे को हैरानी से देख रही थी। दीवारों पर ग्रे पेंट और उन पर टंगी पुराने ज़माने की पेंटिंग, सफ़ेद पर्दे और बुक शेल्फ पर लाइन से बुक्स थे। उसने कहा, ये आपका रूम है? मतलब हमारा? कितने बोरिंग हो आप। सम्राट ने अपने कमर पर हाथ रखा और कहा, ओह हेलो, तुम कहना क्या चाहती हो? पीहू ने कहा, जी हाँ, आपके साथ आपका कमरा भी बहुत बोरिंग है। मुझे ये जरा भी पसंद नहीं आया। ये सब हटाना पड़ेगा। ये पेंटिंग, वॉल कलर, मैं कल ही इस कमरे को अपने हिसाब से चेंज करवाऊंगी, उसने कहा और अपना मुंह बंद कर कमरे को देखने लगी। सम्राट हैरानी से उसे देखने लगा। इतने सालों से वो इसी कमरे में रह रहा था और अब ये लड़की उसके कमरे को बोरिंग बता रही है। नहीं, मेरा रूम चेंज नहीं होगा। तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, और तुम ही एडजस्ट करना पड़ेगा। पीहू उसे बहस करते हुए बोली, वाह जी, मुझे भी आप अपने जैसा बोरिंग बनाना चाहते हो? हरगिज़ नहीं, मैं कमरा मेरे हिसाब से तैयार होगा। सम्राट ने कहा, क्या कहा तुमने? मैं बोरिंग इंसान हूँ? अभी बताता हूँ, उसने कहा और पीहू को अपने कंधे पर उठा लिया। आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारिए, पीहू उसके इस हरकत पर चिल्लाते हुए बोली। सम्राट ने उसे ले जाकर बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर आ गया। पीहू उसके इस हरकत पर हैरान होकर उसे देखने लगी। सम्राट उसे शरारत भरी नज़रों से देख रहा था। आप ये क्या कर रहे हैं? पीहू ने कहा। सम्राट ने कहा, वही जो तुम डिनर के वक्त कर रही थी। मैंने कहा था ना, तुम्हें पे करना होगा। पीहू कुछ कहती उससे पहले सम्राट ने अपने होठों से उसके होठों को बंद कर दिया। पीहू ने कस के अपनी आंखें बंद कर लीं
और सम्राट के शर्ट को पकड़ लिया। सम्राट ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उन्हें पीहू के सर पर ऊपर बेड पर दबाते हुए उसे रफली किस करने लगा। पीहू ने जोर से सम्राट के लिप्स पर बाइट किया, जिससे सम्राट को अपने मुंह के अंदर खून की नमकीन स्वाद महसूस हुआ। उसने फिर से पीहू को नहीं छोड़ा और उसके होठों को बुरी तरह से टॉर्चर करने लगा। वो धीरे धीरे पीहू के गर्दन, कान के नीचे और उसके कंधे पर किस करने लगा, जिससे पीहू मदहोश हुए जा रही थी। सम्राट ने उसके हाथों को छोड़ दिया, फिर उसे किस दिए हुए एक एक करके उसके कपड़े उतारने लगा। कुछ ही देर बाद कमरे में दोनों की तेज सांसें और धड़कनें की शोर गूंजने लगी। इधर सोना जब सारांश को सुलाकर नीलिमा के पास छोड़कर आई तो देखा अंश बेड पर टेक लगाकर बैठा फ़ोन पर कुछ कर रहा था। उसका मूड कुछ चिड़चिड़ा सा था। सोना को जल्द ही समझ आ गया ऐसा क्यों है। शायद उसने नालंदा को देख लिया था इसलिए, या फिर उसने उसे डांटा था इसलिए। कमरे में वो फूलों के बुके बहुत खूबसूरत लग रहे थे। उसकी खुशबू कमरे में चारों तरफ फैली हुई थी। सोना ने बुके से एक गिलास का फूल अलग किया और उसे लेकर अंश के पास आकर बैठ गई। अंश ने उसे एक नज़र देखा और फिर से फ़ोन पर देखने लगा। सोना ने वो गुलाब का फूल अंश के चेहरे के सामने किया और कहा, ये आपके लिए। अंश ने बिना देखे ही उसके हाथों को साइड कर दिया। सोना ने यह देखा और अपना मुंह बना लिया। उसने उसके हाथ से फ़ोन छीनकर अपने पीछे छुपा लिया और कहा, आपको क्या हुआ है? खाना खाने के बाद से हम देख रहे हैं। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो हमें बताइए। अंश ने उसे घूरा और कहा, सोना गिव मी माई फ़ोन बैक। सोना ने नहीं में सिर हिलाया। पहले बताइए बात क्या है। अंश उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, सोना इसे मुझे दो। उसने फ़ोन ले लिया और सोना को घूरते हुए जाने लगा तो सोना ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। अंश अपनी जगह पर रुक गया। सोना उसके सामने आई और उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, हमें आपको थैंक्स कहना है। अंश ने उसके हाथ को अपने गले में से हटाया और कहा, लेकिन मुझे नहीं सुनना। वो जाने लगी तो मीठी सी आवाज़ में उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतज़ार तेरा। तू दिल त्यों जाना मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिन लगदा जी। अंश ने यह सुनकर पीछे मुड़ गया। सोना उसके सामने एक बुके लेकर मुस्कुराते हुए खड़ी थी। वो धीरे धीरे चल रही थी। अंश के पास आई, उसके सामने उसे बढ़ाते हुए आगे गाने लगी, मेरा दिल ने चुन लिया ने तेरा दिल दिया जहाँ, तू जो मेरे नाल तू रहता, तुर पे मेरिया सहा, जीना मेरा होवे, हंड में तेरे की मैं करा, तू कर एतबार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा। तू दिल त्यों जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। वो चुप हो गई और अंश ने उसके हाथ से बुके ले लिया। वो उसे चमकती आंखों से देखने लगा। उसने बुके को साइड के टेबल पर रखा और सोना के कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचा। सोना ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा ताकि उसके बीच थोड़ी डिस्टेंस बनी रहे। अंश ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। सोना ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। दोनों की आंखें एक दूसरे से बातें कर रही थीं। दोनों ने सांसें तेज हो गई। अंश ने उसे अपनी ओर में उठा लिया और बेड पर आकर बैठ गया। सोना ने उसके गले में बाहें डाल बहुत प्यार से अंश को देख रही थी। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। उसने उसके होठों को हल्का सा छू लिया और कहा, लव यू अंश। उसने कहा और शर्म से अपना चेहरा उसके सीने पर छुपा लिया। अंश ने उसके इस हरकत पर मुस्कुराया। उसे याद था सोना प्रेग्नेंट है, इसलिए वो एक हद तक आगे नहीं बढ़ता चाहता था, पर वो खुद को सोना के पास भी जाने से रोक नहीं पा रहा था। उसने उसके चेहरे को ऊपर किया और उसके होठों को
देखते हुए उसे किस करने के लिए झुका। उसने उसके गुलाबी होठों को चूम लिया। सोना ने अपनी आंखें बंद कर ली और अंश के एहसासों में महसूस करने लगी। तभी उसके कानों में कुछ टूटने की आवाज़ आई। दोनों का ध्यान टूटा और दोनों ने एक साथ उस तरफ देखा। दरवाज़ा खुला था और सामने शिवी घबराई हुई सी खड़ी थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और एक नई सीरीज़ शुरू होने वाली है, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कि आप कौन सी सुनना चाहते हैं। और छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।